हेलो हेलो। यस सर। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ चलो। आज हाँ की सर। बात है कि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर। यह कविता हम लोगों को पढ़नी थी। इसमें कवि ने यही बताया है कि बात सीधी थी पर कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द होते हैं। वे शब्द ही उस शब्द का अर्थ खोल माने देने में समर्थ होते हैं। यदि हम उसकी जगह पर दूसरे शब्द प्रयोग करें, उसी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द प्रयोग करें, तब भी वह अर्थ देने में पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे जल शब्द का पर्यायवाची पानी है। अब जैसे गंगा का जल, जैसे ही जल कहते हैं वैसे उसमें पवित्रता का भाव प्रकट होता है, लेकिन गंगा का पानी कहने पर वह पवित्रता का भाव नहीं आ पाता है। तो ठीक उसी प्रकार हर शब्द का अपना निश्चित अर्थ होता है। तो वही उसी बात को कहते हुए कह रहे हैं कि वे शब्द ही उस शब्द का अर्थ देने में समर्थ होते हैं। कवि इसके माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि बात सीधी थी पर एक बार। आवाज आ रही है? बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बच्चों, आवाज जा रही है? यस यस सर, आ सर। रही है। बात यस सीधी सर। थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोला, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इसे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो फिर एक शरारती बच्चे की तरह बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझे मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? ये आपकी कविता रही। करें कि यह जो कविता है बात सीधी थी पर करें कि कवि कह रहा है कि एक बात थी जो बहुत ही सीधी सरल साधारण सी बात थी, और जैसे ही करें कि हमने थोड़ा सा अपना दिखावा करना चाहा, भाषाई प्रभाव को बढ़ाना चाहा, और भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगा और जिससे भाषा कठिन हो गई और वह अपना अर्थ देने में, विचारों की अभिव्यक्ति में वह टेढ़ी फंस गई। मैंने वह जो अर्थ देना चाहिए था वह अर्थ नहीं दे। अर्थात जब हम अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना चाहते हैं तो हमें सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, न कि उसमें कठिन भाषा का प्रयोग
तो कवि कह रहा है कि एक बार मैं भाषाई प्रभाव में आकर के भाषा के चक्कर में पड़ कर के सीधी और सरल बात को कठिन शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। वह टेढ़ी फंस गई। करें उस अर्थ को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, माने भाषा के प्रभाव को प्रभावी बनाने के चक्कर में भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया, और जिसके कारण उसका जो अर्थ था वह अर्थ करें कि नहीं मिल पाया। उसे पाने के प्रयास में भाषा को हमने काफी उल्टा पलटा, माने तोड़ मरोड़ करके शब्दों को इधर उधर बैठाया ताकि सही और सटीक और सरल सहज अर्थ उसका स्पष्ट हो जाए। लेकिन उसको तोड़ा मरोड़ा, कुछ काटा और छाटा, कुछ शब्दों को हटाया, कुछ शब्दों को छोटा किया, कुछ शब्दों का में हेर फेर किया, घुमाया फिराया कि बात बने, कि बात प्रभावी हो जाए, बात अपने अर्थ को स्पष्ट कर दे। भाषा अपनी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हाँ सर। आवाज जा रही है? हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। करें कि बात को करें कि जितना मैंने उल्टा पलटा घुमाया फिराया शब्दों का हेर फेर किया कि ताकि वह अपने अर्थ को स्पष्ट कर सके, कि बात या तो बने या फिर भाषा के से बाहर आए, माने बात अपने अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करे, या वह भाषा के जो प्रभाव में वह कठिन शब्दों का प्रयोग, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया था, उससे वह बाहर आए करें। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जितना उसमें उलट फेर किया, बदलाव किया, कह रहा है कभी कि मैंने जितना भी भाषा में उलट फेर किया उतनी ही ज़्यादा पेचीदा माने मुश्किल, कठिन होती चली गई, और वह अपने अर्थ को स्पष्ट करने की जो क्षमता थी उसकी, वह धीरे धीरे गायब होती चली गई। आगे कभी कह रहा कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। जब हम मुश्किल वक्त में होता है मनुष्य, कभी कह रहा है कि जब मुश्किल वक्त में जब हम होते हैं तो उस समय हमारा धैर्य साथ नहीं देता, धैर्य जवाब दे देता है। करें कि इन सारी परेशानियों के बीच में धैर्य को मैंने बिना समझे बिना ही हमने धैर्य को खो दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जाए। उदाहरण देकर के कभी समझाना चाह रहा है कि जैसे पेज टेढ़ी हो जाती है तो वह उसमें कसा, उसको फिर खोल करके उसे सीधी करके उसे कसा जाता है, और यदि उस पर हम टेढ़ी पेज को बेतरह बुरी तरह से मैं कसता चला जाऊं तो वह पेज में कसाव नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से भाषा में यदि कहीं कठिनाई हो गई थी तो उस शब्दों को बदल देने से, उसके सही और सटीक शब्द का प्रयोग कर देने से उसका अर्थ आ जाता। लेकिन कह रहा है कि मैं भाषाई प्रभाव में इस तरह फंस चुका था कि उन कठिन शब्दों का प्रयोग करके, उन अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करने माने उसको हटाने के बजाय हम उसी शब्दों का बार बार उसमें प्रयोग करता चला गया, उसे बेतरह कहता चला जा रहा था, जिससे उसका अर्थ तो नहीं निकल रहा था, लेकिन इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। जो लोग तमाशबीन, जो देखने वाले लोग हैं, तमाशा देखने वाले लोग हैं, करें कि लोगों ने मेरे इस कर्तव्य पर, इस कार्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। लोग हम तो ये कह रहे थे कि क्या भाषा का प्रयोग किया है, शाबाश, वाह वाह, और उसका अर्थ चला गया, इसकी किसी को चिंता नहीं थी। यहाँ पर कभी व्यंग करता हुआ कह रहा है कि लोग व्यंग पूर्वक शाबाशी दे रहे थे कि हमारी भाषाई जो ऊपरी प्रभाव था उससे लोग प्रभावित होते थे,
वो व्यंग पूर्वक हमें शाबाशी दे रहे थे, जिससे मेरा हौसला बढ़ता गया और हम सहज और सरल शब्दों की जगह कठिन शब्दों का प्रयोग करते चले गए। लेकिन बात का जो जो डर था, आखिरकार वही हुआ जिसे मुझे डर था। मुझे यह डर, कभी कह रहा है कि मुझे यह डर था कहीं वह भाषा प्रभावहीन न हो जाए, और करें कि और कारण यही हुआ, कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण, अलंकारिक शब्दों के प्रयोग के कारण आखिरकार वही हुआ जिसे मुझे डर था कि भाषा प्रभावहीन न हो जाए। उसीलिए वह डर था और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना, प्रभावहीन हो जाना। करें कि शब्दों के जबरदस्ती, कठिन शब्दों के जबरदस्ती प्रयोग के कारण वह बात की चूड़ी मर गई, भाषा का प्रभाव नष्ट हो गया। बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अर्थात ऊपर से देखने में भाषा तो बड़ी अलंकारिक भाषा लगती थी, बड़ी अच्छी भाषा लगती थी, लेकिन उसका जो अर्थ था वह अपने अर्थ देने में वह असमर्थ रही, और जिसके कारण कभी परेशान था, जो डर रहा था वही बात हुई। करें हार कर मैंने उसे कील की तरह, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। हार कर मैंने कील की तरह, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। करें कि अंत में मैं परेशान हो गया और कठिन शब्दों का प्रयोग जो अपनी बात में मैंने किया था भाषाई प्रभाव के कारण, हार कर मैंने उसे उसी जगह, उसी अपनी कविता में ही, अपनी बात में ही वैसे ही अलंकारिक भाषा और कठिन भाषा का प्रयोग करके छोड़ दिया। और परिणाम यह हुआ कि उसका कोई परिणाम यह हुआ कि उसका कोई सही अर्थ नहीं निकल पाया। और उसी तरह कह के उसी जिस तरह से कि जब हम पेज को कसते हैं तो हमें यदि टेढ़ी पेच हो जाती है तो उसको हमें खोल करके पुनः उसे लगा करके सही ढंग से, सही खाका में, सही जगह पर लगा करके उसे फिर से कसना चाहिए था, तब जाकर के वह पेज प्रभावशाली होती है। यदि हम जोर जबरदस्ती करेंगे, उसे ठीक जगह पर सही ढंग से सीधा नहीं करेंगे, तो वह कील की, वह पेज की जो चूड़ी होती है वह समाप्त हो जाती है, और वहीं पर, और वह ठीक उसी तरह वह हार करके जब वो परेशान हो जाता है व्यक्ति, तो कील को हथौड़ी लेकर के उसको वहीं पर उस पेज को वह ठोक देता है, लेकिन उसकी चूड़ी मर जाती है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से देखने में तो लगता है कि कील वह ठीक ठाक है, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कह रहे हैं कि जैसे कील को हम हथौड़ी लेकर के जब पेज को गाड़ देंगे तो उसका जो कसाव होता है, जो चूड़ी होती है, वह समाप्त हो जाती है। तो ऊपर से देखने में वह ठीक ठाक लगता है, लेकिन अंदर से जो पेज की जो चूड़ी मर जाने के कारण उसमें कोई कसाव नहीं होता है, न उसमें वो शक्ति रह जाती है, वो कसाव की शक्ति रह जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भाषा का प्रयोग करते हैं, कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ऊपर से देखने में तो भाषाई प्रभाव जो उसका होता है, जो ऊपरी जो शिल्प तत्व होता है, रस अलंकार जो होता है, अलंकारिक सौंदर्य लाने के चक्कर में जो हम कठिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, और जिसके कारण वह अंदर ऊपर से तो कह रहे हैं कि ऊपर से देखने में वह बड़ी संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट भाषा दिखती है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है, जो कथ्य होता है, वह समाप्त हो जाता है, उसमें अर्थ देने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं कि देखो बात की तुलना एक शरारती बच्चे की तरह की गई। जिस प्रकार शरारती बच्चा कह रहे हैं कि सबको परेशान करता अपनी शरारत से, करें बात भी मुझे करें पकड़ से बाहर होता है,
ठीक उसी तरह कवि कह रहा है कि जब हम कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिए, भाषाई जाल में उलझ गए, तो बात का जो कथ्य था वह समाप्त हो गया। वह शरारती बच्चे की तरह मेरे साथ वह खेलने लगी, मुझसे खेल रही थी, और मैं परेशान हो गया, मुझे पसीना, और जिसके कारण मेरे माथे पर पसीना आ गया। पसीना पोछना परेशानी का प्रतीक है। कहने कि मैं परेशान हो गया, और देख करके वह बात ने बच्चे की तरह पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? माने सहूलियत माने आसानी पूर्वक करें, क्या तुमने भाषा को कवि से वह प्रश्न पूछती है, बात जो बच्चे की, शरारती बच्चे की तरह है, वो पूछती है, क्या तुमने भाषा का सहज और स्वाभाविक प्रयोग करना नहीं सीखा? अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि हमें कोई भी बात करनी हो, कोई भी अपने कथ्य को दूसरे के सामने प्रकट करना हो, तो हमें सहज, सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उस बेवजह उसको भाषाई क्लिष्टता माने भाषाई क्लिष्टता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाषा की सरल सहज रूप का प्रयोग ही करेंगे, तभी हम अपनी बात को दूसरे के सामने सही ढंग से रख पाते। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। बेटा किसी को कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। खुशबू, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? यस सर। कविता के माध्यम से कवि यही कहना चाह रहा है कि हमें जब भी अपनी बात को कहना हो, तो हमें सहज सरल स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बेवजह हमें भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग करके दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है। यदि हम भाषा के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो हम जो बात कर रहे हैं, सीधी और सरल बात भी कठिन हो जाती है, लोगों के समझ में नहीं आती है। समझ में आ गया? हेलो, यस सर, आ गया समझ में। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। अब प्रश्न अभ्यास हम लोग देखते हैं बेटा। अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन पर दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो अच्छे से दिख पहला रहा है सर। प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। यह आपको जो प्रश्न है बेटा, कविता के बहाने से लिया गया है, जिसमें कवि यही कहना चाह रहा है कि माने बताना चाह रहा है सब घर एक कर देने के माने क्या है। कविता के बहाने में सब घर एक कर देने के माने का यह तात्पर्य है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की बंधन, जिस प्रकार बच्चे सब घर एक कर देते हैं, माने वो उन्हें किसी प्रकार के भेदभाव की सीमा नहीं होती है, वह जितने भी भेदभाव के बंधन होते हैं सब टूट जाते हैं। उसी तरह इसका तात्पर्य यही है कि सीमा के बंधन का समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार कविता में कोई बंधन नहीं होता। वह सभी प्रकार की सीमाओं और बंधन, कविता लिखते समय सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में अपने पराये के घर की सीमा को भूल जाते हैं, वो नहीं जानते, वे खेलते हुए सारे घरों में घुस सकते हैं, उन्हें एक कर देते हैं। कविता भी यही करती है, और समाज के सभी प्रकार के भेदभाव को वह समाप्त कर देती है। जातिगत, सांप्रदायिक जो भी भेदभाव होते हैं, ऊंच नीच का जो भेदभाव होता है, सब उसमें समाप्त हो जाते हैं। उसमें मात्र
करें कि उसके साथ जो विषय होता है वह केवल जड़ चेतन अतीत वर्तमान भविष्य ये केवल उसके उपकरण मात्र बन जाते हैं। तो सब घर एक कर देने का मतलब है कि सभी प्रकार की सीमाओं और बंधनों का टूट जाना। ठीक है? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो उड़ने और खिलने का कविता से संबंध यह बनता है कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है और फूल खिलता है, कवि जब कविता बनाता है तो कविता बनाते समय वह कल्पना की उड़ान भरता है और कविता जो विकसित होती है, जिस प्रकार फूल खिलता है उसी तरह कविता रस छंद अलंकार के माध्यम से विकसित होती है। इस प्रकार दोनों में गहरा संबंध है। इसके बावजूद चिड़िया के उड़ने की एक निश्चित सीमा है, लेकिन कवि के कल्पना के उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि कल्पना की उड़ान भरता है और दूसरी ओर उसका विकास फूल की तरह होता है। जैसे फूल खिलता है तो अपने रस, सुगंध और रंग के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसी तरह कविता जब विकसित होती है तो अपने जो सौंदर्य के कारण, भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। परंतु दोनों का संबंध यही है, कहना है कि फूल एक दिन उसकी परिणत हो जाती है, खिलता है 2, 4, 10, 20 दिन में वह क्या करता है, खिल करके मुरझा जाता है। लेकिन जो कविता होती है, एक बार जब कविता बन जाती है, लिख दी जाती है, वह तो कालजयी बन जाती है। उसका जो रसास्वादन है, आनंद, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। वह अक्षय पात्र की तरह हो जाता है। अक्षय पात्र वह होता है जो कभी समाप्त न होने वाला। कविता एक बार लिख गई, उसको जितना लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा लोग उसका रसास्वादन ले सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो कविता एक बार बन जाती है, खिल जाती है, तो वह सदैव उसका प्रभाव बना रहता है। तो उड़ने और खिलने में कविता का यही संबंध स्पष्ट किया गया है। समझ में आया बच्चों? यस सर, समझ में आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब प्रश्न 3 है बेटा, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चों के समानांतर रखने के कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि जो बच्चा होता है उसके सपने असीम होते हैं, और दूसरा समानता रखने का दूसरा कारण है कवि की जो कल्पना होती है वो भी असीम होती है, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। तो दोनों का एक तरह, बच्चों के जो सपने होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती है, उसके खेलने की कोई सीमा नहीं होती है। उसी तरह कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। इसीलिए कहा भी गया, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। माने वो उसका कोई, जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँचती है वहाँ भी कवि अपनी कल्पना के माध्यम से पहुँच जाता है। दूसरा है कि बच्चों के खेल के सीमा का कोई स्थान नहीं होता। उसी प्रकार
जिस प्रकार बच्चा के खेलने की कोई सीमा नहीं होती है, उसी तरह कविता जो होती है, कवि की कल्पना द्वारा शब्दों का खेल होता है। तो उसकी जो विषय वस्तु है, जो उसका भाव है, कथ्य है, वह उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र बन जाते हैं। बच्चा निस्वार्थ होता है, सबको समान भाव से देखता है। उसी तरह कवि जब कविता लिखता है तो वह सबके लिए लिखता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। वह सार्वजनिक होती है, न कि कोई व्यक्तिगत होती है। कवि के व्यक्तिगत भाव सार्वजनिक हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। अब प्रश्न 4 है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता के संदर्भ में बिना महकने के माने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार फूल खिलता है लेकिन वह एक न एक दिन मुरझा जाता है, उसकी जो सुगंध होती है वह समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता जब विकसित होती है तो उसका जो प्रभाव होता है वह कभी कम नहीं होता है, वह कभी नहीं मुरझाती, वह सदा तरोताजा बनी रहती है, उसका प्रभाव हमेशा बरकरार रहता है। कविता का प्रभाव जो होता है चिरस्थायी होता है। यही कहना चाह रहा है कवि कि बिना मुरझाए महकने में, जिस प्रकार फूल खिलता है उसी प्रकार कविता भी विकसित होती है कल्पना के सहारे, रस छंद अलंकार के सहारे। लेकिन जब कविता बन जाती है तो बिना वो उसका जो प्रभाव है वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका जो आनंद है वो कभी कम नहीं होता। इसीलिए कविता के संदर्भ में कवि ने बिना मुरझाए महकने के माने कहा है। ठीक है। यस सर। अगला प्रश्न है 5वां, भाषा की सहूलियत से बरतने का क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है? करें, भाषा की सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यही है कि भाषा का उचित प्रयोग करना चाहिए, सहज, स्वाभाविक और सरल प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो हम अपनी बात रख रहे हैं वह उस बात का कथ्य सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। देखो, शब्दों का जो प्रयोग होता है संदर्भगत होता है। शब्द का सही संदर्भ में प्रयोग हमें करना चाहिए। कई बार हम भाषाई प्रभाव के कारण उसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है। इसलिए हमें शब्दों को सहूलियत के साथ प्रयोग करना चाहिए, और ताकि कथ्य उसका प्रभावशाली बना रहे। तो इसलिए हमें भाषा के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि भाषा को सहूलियत बरतना मतलब सहज, सरल और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना, ताकि जो बात हम कह रहे हैं उसका कथ्य सामने वाले के, सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले के समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि भाषा और अगला प्रश्न है, भाषा और बात परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? भाषा और बात
दोनों का आपस में गहरा संबंध होता है। हमें किसी भी बात को कहने के लिए अपनी हृदय की भावनाओं को, विचारों को दूसरे के यहाँ प्रकट करने के लिए भाषा का सहारा लेने की जरूरत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम भाषा को सहज स्वाभाविक नहीं रहने देते हैं, हम कठिन भाषा का प्रयोग कर देते हैं, जिससे वह सहज और सीधी बात भी कठोर माने वह बात भी शब्दजाल में उलझ करके अर्थ देने में असमर्थ हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक शब्द का अपना विशेष अर्थ होता है, भले ही वह अपने को समानार्थी या पर्यायवाची प्रतीत होते हों, भले ही ऊपर से वो समानार्थी या पर्यायवाची प्रतीत हो। इसलिए गलत जगह पर हम शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो वह बात का कथ्य को वह उलझा देता है। शब्दों के चक्कर में उलझ करके वह बात अपना अर्थ खो बैठा देती है। और जिसके कारण करें कि इसलिए हमें सहज और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें कभी भी भाषाई प्रभाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो सरल बात भी कठिन हो जाती है। समझ में आया बच्चों? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, अब देखो 7वां प्रश्न है, बात कथ्य के लिए नीचे दी गई। बात क्या है? जो हम बात भाषा बोलते हैं उसका जो अर्थ होता, दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। उसके लिए मुहावरों का प्रयोग किया गया है, बिंब दिया गया है। बात बिंब है या मुहावरा दिया हो, बात की चूड़ी मर जाना। मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया था, बात की चूड़ी मर जाना का तात्पर्य है कि बात का सहज करें कि बात का प्रभावहीन हो जाना। जैसे पेज की चूड़ी मर जाती है तो वह जो हम उसकी जगह पर डालते हैं तो उसमें कसाव नहीं होता है। तो इसके क की मन जो क है, बात की चूड़ी मर जाना, यह बात का प्रभाव विहीन हो जाना। तीसरा मिलान करें। देख रहे हो? स्क्रीन पर दिख रहा है? हाँ सर। तो कथ्य और भाषा का माने बात की चूड़ी मर जाना जो है, क का तीसरा है बात का प्रभावहीन हो जाना। ख है बात की पेंच खोलना। बात की पेंच खोलना का अर्थ है कि बात की सहज और सरल ढंग से उसके अर्थ को स्पष्ट करना। बात को सहज और स्पष्ट करना। यह ख का है 5वां। ग है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बेटा इसका अर्थ है कि बात शरारती बच्चे की तरह, जिस प्रकार बच्चा शरारती बच्चा होता है वह हमें परेशान कर देता है, हमारी पकड़ में नहीं आता। तो इसका क्या होगा बोलो? बात का पकड़ में न आना। हाँ, दूसरा होगा बात का पकड़ में न आना। तो बात का शरारती बच्चे की तरह का जो विशेषता होगी, बात का पकड़ में न आना। तीसरा, पेज को कील की तरह ठोक देना। कहने का मतलब जब हम पेच होता है, स्क्रू जो होता है, स्क्रू को हमें क्या चाहिए? स्क्रू ड्राइवर चाहिए, पेचकस चाहिए पेच को कसने के लिए। लेकिन जब वह सही ढंग से नहीं बैठता है, हम जल्दबाजी में होते हैं या अपना धैर्य खो देते हैं, तो हम उसको हथौड़ी लेकर के ठोक देते हैं। क्या होगा बोलो? सर बात को जरा स्पष्ट करना।
घ का क्या होगा? चौथा। माने उसमें कसावट नहीं होती, ऊपर से देखने में ठीक ठाक होगा, लेकिन नीचे में जो वो, क्योंकि उसकी जैसे ही हम हथौड़ी लेकर के उसको ठोकते हैं तो उसकी जो चूड़ी होती है, जो प्रभाव होता है, वो समाप्त हो जाता है। तो बात में कसावट न होना। अब है बात का बन जाना। बात बन गई, जो हम कहना चाह रहे थे वह, उसका अर्थ लोगों के समझ में आ गया। जो कहना चाहते थे वो सही ढंग से भाषा में प्रयुक्त हो जाना। तो बात का बन जाना, तथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बन जाना, बनना। समझ में आ गया? हेलो। यस सर। हाँ, अगला प्रश्न देख लो। बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए। बात का बतंगड़ बनाना। कहते हो ना, क्या बात का बतंगड़ बना रहे हो? माने छोटी बात को क्या करना, बड़ा बना देना। तो बात से उसका वाक्य में प्रयोग करोगे कि बात का बतंगड़ बनाना तुमसे कोई सीखे। विशाल, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। बातें बनाना। बातें बनाना का मतलब क्या करना है? बोलो विशाल। बातें बनाना का तात्पर्य है बहाना करना। समझ में आया? यस सर। तो बातें बनाना, कहते हो बहुत बातें बना रहे हो। बातें बनाना तुमसे कोई सीखे, तुम्हें नहीं कह रहा हूं। तो वाक्य प्रयोग कर लेंगे। हाँ सर। बातों ही बातों में, माने कोई काम तुरंत तुरंत प्रभावशाली। बातों ही बातों में उसने मेरा घर खरीद लिया। हो गई? समझ में आया? बात का धनी होना। अगला मुहावरा होगा बेटा, बात का धनी होना, माने अपनी बात पर अडिग रहना। विशाल, विशाल, आवाज जा रही है? यस सर। तो बात का धनी होना क्या होगा? वाक्य में प्रयोग करो। समाज में उस व्यक्ति का सम्मान होता है जो बात का क्या होता है? धनी होता है, अपनी बात पर अडिग रहता है, जो कहता है वही बात पे अपने रहता है। हाँ, बात हाँ, पर बना सही। रहता है। धनी, बात का यस। धनी होना। बातों में उड़ाना, माने महत्व न देना। सर ध्यान नहीं देना, हाँ, ध्यान नहीं देना। इग्नोर करना सर। हाँ, इग्नोर करना। हाँ, धन्यवाद। तुमने तो मेरे विषय की बातों में ही, मेरे विषय को बातों ही बातों में क्या किया? उड़ा दिया। मैंने तूने ध्यान नहीं दिया। तुमको नहीं कह रहा हूं, उदाहरण दिया हूं। यस सर। तो कोई दिक्कत? नो सर। किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। हैं? नहीं सर। ये निर्भय, निर्भय, आवाज मेरी जा रही है? सर खाना खा रहा था अभी। पढ़ नहीं रहे हो? ठीक है भाई। तो बेटा किसी को कोई दिक्कत हो पूछिए। पढ़ रहा
हाँ बोलो। सर हाँ बोलो, आवाज तेज करिए। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आर्यन का फोन उठाओ। नहीं है तो यहीं पर हम क्लास को क्लोज करते हैं, स्कूल जाने हैं हमें। ओके ओके सर। जय हिंद। जय हिंद सर।